हेलो फ्रेंड्स, पहल क्लासेस वीएनएस में आप सभी का स्वागत है। भारतीय राजनीतिक विचारकों की इस सीरीज़ में हम लोग महात्मा गांधी का अध्ययन कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग महात्मा गांधी का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। पार्ट 1 में जैसा कि हम लोगों ने उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअली चीज़ और राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उनका जो योगदान रहा है उन सबको कवर किया था। दूसरे वीडियो में हम लोगों ने गांधी के द्वारा बताया गया मानव स्वभाव, साधन साध्य पे उनका क्या कॉन्सेप्ट है, गांधी का राम राज्य यानी कि राज्य की संकल्पना कैसी है और किस प्रकार से वो दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज की वीडियोस में हम लोग देखेंगे अहिंसा, सर्वोदय और गांधी का जो लोकतंत्र से संबंधित लोकतांत्रिक सामुद्रिक सिद्धांत है वो क्या है, और कुछ इम्पोर्टेंस कथन है उनको कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि गांधी जी अहिंसा के बारे में क्या कहते हैं। तो गांधी का जो विचार है स्पेशली वो स्वराज्य की जो बात करते हैं तो वो उनका सत्य और अहिंसा का जो कॉन्सेप्ट है उसी से आधारित करके वो बताते हैं। तो गांधी के अनुसार अहिंसा शक्तिशाली हथियार है, कायरों का नहीं। मतलब गांधी के अनुसार जो अहिंसा है, गांधी के अनुसार अहिंसा शक्तिशालियों का हथियार है, शक्तिशालियों का हथियार है, कायरों का नहीं। ये कॉन्सेप्ट एग्जाम्स में पूछा गया है कि जो अहिंसा है वो शक्तिशाली का हथियार है या कायरों का। तो गांधी के अनुसार जो उनकी अहिंसा है वो शक्तिशाली वर्ग जो है उनका हथियार है, क्योंकि वो यहीं पर अहिंसा का तात्पर्य वो कहते हैं, अहिंसा का अर्थ बताते हैं कि इस अहिंसा का मतलब ये केवल नहीं है कि हिंसा ना करना ही अहिंसा कही जाएगी, बल्कि वो इसको तो कहते हैं कि जो हिंसा न करना वो अहिंसा के एक नकारात्मक पक्ष है, जबकि गांधी इसके सकारात्मक पक्ष पर बल देते हैं और उसमें वो बताते हैं कि अहिंसा का सकारात्मक तात्पर्य, अहिंसा का सकारात्मक तात्पर्य गांधी के अनुसार यह है कि व्यक्ति जो है उसके मन, वचन और कर्म की अहिंसा, और इसी के साथ साथ ही वो उसमें शामिल करते हैं कि अहिंसा जो है वो भलाई और कल्याण के साथ प्रेरित है। तो इनका मन, वचन और कर्म से अहिंसा, ये इनका अहिंसा का सकारात्मक अर्थ है। और साथ ही साथ ये वाला जो अहिंसा का तात्पर्य है वो मानव सकारात्मकता मतलब मनुष्य की भलाई और उसके कल्याण से निहित है। और गांधी नकारात्मक अहिंसा के अपेक्षा सकारात्मक अहिंसा पर ज़्यादा बल देते हैं। जैसा कि उनका एक महत्वपूर्ण कथन है कि मेरे लिए अहिंसा स्वराज्य से पहले है, मेरे लिए अहिंसा स्वराज्य से पहले है। चूंकि गांधी का जो हम लोग साधन और साध्य की एकता का संबंध देखे थे, तो गांधी यहाँ पर कहते हैं कि जो हमें अगर कोई किसी साध्य की प्राप्त करना है तो सबसे पहले हमें उस साधन की पवित्रता पर बल देना है। वो कहते हैं कि अगर हम साधन की पवित्रता पर बल नहीं यानी कि गलत रास्ता अपनाएंगे तो उसका जो परिणाम होगा वो गलत ही होगा। इसलिए वो अहिंसा जो कि उनका एक साधन के रूप में है, साध्य स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सत्य और अहिंसा को फोकस करते हैं, तो इस पर वो बल देते हैं कि अहिंसा उनका स्वराज्य से पहले है। और गांधी के अहिंसा का कॉन्सेप्ट है वो स्पेशली जो बौद्ध और जैन धर्म है उससे प्रभावित है। लेकिन यहीं पर वो टॉलस्टॉय की जो बुक है द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, द किंगडम ऑफ गॉड विद इन यू, विद इन
यू, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। टॉलस्टॉय की जो ये बुक है इससे प्रभावित जब इसका अध्ययन वो करते हैं तो अहिंसा का जो सुदृढ़ उनका कॉन्सेप्ट रहा वो क्लियर हुआ और अहिंसा के प्रति उनकी जो इच्छा रही वो और प्रगाढ़ होती चली गई। तो इस वजह से गांधी यहाँ पर सक्रिय अहिंसा में सत्य और निर्भरता दोनों को शामिल करते हैं और कहते हैं कि गांधी के अनुसार जो अहिंसा है मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। गांधी अहिंसा के 3 प्रकार बताते हैं। 3 प्रकार बताते हैं कि अहिंसा जो है वो 3 प्रकार की है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि जो जागृत अहिंसा, 3 प्रकार की अहिंसा बताए हैं। जागृत अहिंसा, जागृत अहिंसा में वो बताते हैं, गांधी का कहना है कि यह अहिंसा का सबसे अच्छा रूप है, सबसे सर्वोत्कृष्ट रूप है। यह जो बहादुर व्यक्ति यानी कि शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनकी अहिंसा है। इसमें व्यक्ति जो है व्यक्ति में प्रहार की क्षमता होती है, मतलब वो अगर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो वो सक्षम है कि उसका प्रहार कर सके, लेकिन परंतु वह नैतिक दृढ़ता के कारण वह ऐसा कुछ नहीं करता है। तो यही उनकी जागृत अहिंसा का कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति सबल होते हुए भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है फिर भी वो प्रहार नहीं करता, क्योंकि उसका नैतिक जो पक्ष है, नैतिक जो दृढ़ता है उसको ये कार्य करने से रोक देती है। तो यही उनकी प्रबुद्ध अहिंसा है जो वीर पुरुषों की अहिंसा कही जाती है। दूसरी अहिंसा के रूप में हम लोग देखें तो उनकी औचित्यपूर्ण अहिंसा है। औचित्यपूर्ण अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा में गांधी कहते हैं कि यह असहाय व्यक्तियों के निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति है। जो असहाय व्यक्ति हैं, असहाय व्यक्तियों के निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति है। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है इसको हम लोगों ने पिछली वीडियो में पार्ट 2 में, महात्मा गांधी पार्ट 2 में देख चुके हैं कि उसका मीनिंग क्या है और सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में क्या डिफ्रेंसिएशन है उसको भी हम लोगों ने देखा था। तो जो बताते हैं कि औचित्यपूर्ण अहिंसा है वो असहाय व्यक्तियों के निष्क्रिय प्रतिरोध की नीति है। इसमें व्यवहारात्मक अहिंसा पर बल दिया जाता है, यानी कि व्यवहार या व्यवहारिक कहें तो व्यावहारिक अहिंसा ज़्यादा उचित है। व्यवहारिक अहिंसा पर बल दिया जाता है, यानी कि ये इसमें जो व्यक्ति होगा वो अपनी आंतरिक विश्वास नहीं बल्कि परिस्थितियों पर, मतलब अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो आंतरिक परिस्थितियों को देखते हुए उस पर विश्वास ना करके बल्कि जो परिस्थिति है, परिस्थिति की जो आवश्यकता है, जैसे कि हम लोग देखते हैं गांधी जी शुरुआत में तो सत्याग्रह शवन्यावज्ञा वगैरह का बात करते हैं, असहयोग आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन लास्ट में जाके 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की भी बात किए हैं जिसमें वो करो या मरो का भी नारा देते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट हम यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। वो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी आंतरिक परिस्थिति नहीं बल्कि जो आंतरिक स्थिति नहीं बल्कि जो बाहरी परिस्थिति है, परिस्थिति की जो मांग है उस पर कार्य करता है, उस पर आधारित होता है। यानी कि आवश्यकता अगर पड़ रही है तो इसमें व्यक्ति हिंसा का भी प्रयोग कर सकता है। तो ये उनकी औचित्यपूर्ण अहिंसा हो गई। और तीसरी गांधी के अनुसार जो अहिंसा का अर्थ अहिंसा है वो है कायरों की अहिंसा। कायरों की अहिंसा, यह अहिंसा का सबसे निकृष्ट रूप है क्योंकि इसके अंतर्गत निकृष्ट रूप है क्योंकि इसके अंतर्गत व्यक्ति जो होता है वो संकट का सामना करने के बजाय भाग जाता है। इस वजह से यह सबसे निकृष्ट रूप माना जाता है। गांधी के अनुसार कायरों की अहिंसा के बजाय
तो वीरों की अहिंसा जो है वो ज्यादा सही है, क्योंकि वीरों की अहिंसा यानी कि वो जागृत अहिंसा को वीरों की अहिंसा बताते हैं, जिसमें व्यक्ति सक्षम सबल होता है लेकिन फिर भी प्रहार का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि उसकी नैतिकता वहां पर सुदृढ़ रहती है और वो परिस्थिति से अपना मतलब नैतिक आधार पर लड़ता है। तो इस प्रकार से गांधी के अनुसार ये अहिंसा के प्रकार थे। यहीं पर नेहरू अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते लिखे उन्होंने लिखा हुआ है कि अहिंसा ही कार्य की सकारात्मक व जो गतिशील पदार्थ है, यह उनके लिए नहीं है जो यथास्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, बल्कि जो कार्य करने के लिए हमेशा पॉजिटिव रवैया और गतिशील होते हैं उनके लिए प्रयोग की जाती है, उनके लिए है। इन्होंने गांधी अहिंसात्मक राज्य का विचार दिया, जिसमें वो कहते हैं कि यहीं पर गांधी का कॉन्सेप्ट दार्शनिक अराजकतावादी से जुड़ जाता है, क्योंकि वो गांधी कहते हैं कि जो राज्य है वो हमेशा संगठित और केंद्रित रूप में वो हिंसा का ही प्रयोग करता है। इस वजह से वो राज्य को न्यूनतम या राज्य की समाप्ति का विचार प्रस्तुत किए हैं। तो वो गांधी यहाँ पर जो गांधी का जो राज्य की संकल्पना है वो राम राज्य की संकल्पना है, यानी कि वो अहिंसात्मक राज्य की बात किए हैं, जिसमें वो दो प्रकार का आदर्श राज्य एक बताते हैं, एक दूसरा उप आदर्श राज्य बताते हैं। उप आदर्श राज्य में वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई राजनीतिक शक्ति नहीं होगी जो हिंसा का प्रयोग कर सके, वहां पर व्यक्ति अपने अनुसार कार्य करेगा, स्वयं शासन होगा। तो गांधी अहिंसात्मक राज्य का विचार देते हैं जो विशुद्ध रूप से केवल रक्षात्मक होगा, मतलब रक्षा का कार्य करेगा, आक्रामक नहीं होगा। यह स्वास्थ्य और शिक्षा की जो परिस्थिति है या स्वास्थ्य या शिक्षा का जो बात है वो निजी पहल पर है, व्यक्ति खुद करेगा, और यह बहुमत की बजाय, जो बहुमतवाद है उसकी बजाय 100 में से 99 के विरुद्ध एक का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से गांधी की अहिंसा का कॉन्सेप्ट ये है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गांधी का जो सविनय अवज्ञा का क्या कॉन्सेप्ट है। सविनय अवज्ञा गांधी के अनुसार सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा की शुरुआत 1930 में उन्होंने किया था। इसका जो अर्थ है, सविनय अवज्ञा का अर्थ है कि अहिंसा और नम्रता के साथ कानूनों को भंग करना। अहिंसा और नम्रता के साथ कानूनों को तोड़ना, कानूनों को भंग करना या तोड़ना, कानूनों को भंग करना, यानी कि हम सप्रेम सविनय के माध्यम से जो वर्तमान समय का जो व्याप्त कानून है उसका हम पालन नहीं करेंगे। इसका उद्देश्य यही है कि जो व्याप्त समाज में व्याप्त अनैतिक कानूनों को अहिंसात्मक ढंग से तोड़ा जाएगा। यह जो उनका विचार है सविनय अवज्ञा का, ये स्पेशली असहयोग की तरह है। इसमें भी विरोधों को प्रेम से जीतने की या प्रेम से लड़ने का कॉन्सेप्ट वो सिखाते हैं कि हमें प्रेम से किसी भी समस्या का समाधान करना है। और यहीं पर आगे हम लोग देखते हैं गांधी का जो सत्याग्रह है, या उनके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सत्य के प्रति आग्रह करने का कॉन्सेप्ट देते हैं कि हम सत्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो यहीं पर वो गांधी सत्याग्रही के लिए 11 व्रतों का पालन करने का कॉन्सेप्ट दिया है। तो गांधी के अनुसार एकादश व्रत, जो गांधी का एकादश व्रत है उसको देखते हैं। तो वो जो सत्याग्रही है, सत्य के प्रति जो आग्रह करने वाला व्यक्ति है, वो मुख्य रूप से 11 नियमों का पालन करेगा, 11 व्रतों का पालन करेगा, जिसमें से है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, स्वदेशी,
स्वदेशी शारीरिक श्रम, शारीरिक श्रम हो गया, अस्पृश्यता निवारण, सर्वधर्म संभाव, अस्पृश्यता निवारण का प्रयास करेगा, निवारण, सर्वधर्म समभाव रखेगा। जो एकादश मतलब जो सत्याग्रही होगा वो सभी धर्मों को समान मानेगा। संयम उसके अंदर होना चाहिए, संयम का पालन करेगा। और सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शारीरिक श्रम, अस्पृश्यता और निर्भीकता उसके अंदर होगी, सत्याग्रही के अंदर। ये 11 एकादश व्रत यानी कि सत्याग्रही के लिए 11 व्रत का वो पालन करने का कॉन्सेप्ट दिए हैं। आगे हम लोग अब देखते हैं कि गांधी के अनुसार जो उनका एक मतलब सत्याग्रह के लिए प्रयोग करने की ये बात किए हैं। गांधी के अनुसार अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो गांधी ये नहीं कहते हैं कि गांधी के अनुसार पुंज उत्पादन के बजाय मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए उत्पादन करने के बजाय ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा उत्पादन का प्रयास किया जाना है। यानी कि जन पुंज उत्पादन की जगह पर जनपुंज उत्पादन का कॉन्सेप्ट वो देते हैं। यहीं पर उनका इस जो शारीरिक श्रम है इससे हम लोग जोड़ सकते हैं। वो कहते हैं कि श्रम की गरिमा का महत्व यहाँ से हो जाएगा और इसी के आधार पर वर्ग विहीन समाज की स्थापना भी हो सकती है। अब आगे हम लोग गांधी के द्वारा जो लोकतंत्र का जो है उनका यानी कि पंचायतों के लिए हम लोग देखते हैं हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद जो 40 है उनके लिए उनके गांधीवादी विचार के नाम पर ही ऐड किया गया, लेकिन उनका लोकतंत्र का अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो उसको देखते हैं। लोकतंत्र का सामुद्रिक लोकतंत्र का सामुद्रिक वृत्त सिद्धांत। लोकतंत्र का सामुद्रिक वृत्त सिद्धांत या इसको महासागरीय तरंग के रूप से जाना जाता है। तरंग का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो गांधी जो है, गांधी के अनुसार जो लोकतंत्र है ये लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। इनका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित सिद्धांत है महासागरीय तरंग या सामुद्रिक वृत्त का सिद्धांत। इसमें वो बताते हैं कि जो पिरामिड आकार की जो सिद्धांत है वो उसके अपोजिट है कि मतलब जो शक्ति होगी नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएगी, बल्कि वो बताते हैं कि एक वृत्त के आकार का होगा जिसमें केंद्र में व्यक्ति होगा और वहीं से धीरे धीरे शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया जाएगा। तरंग सिद्धांत में वो बताते हैं कि जो लोकतांत्रिक संस्थाएं होगी वो भी स्वायत्त होंगी, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होंगी और साथ ही साथ एक दूसरे पर आश्रित भी होंगी। यहीं से इनका जो पारस्परिक निर्भरता का सिद्धांत अगर हम लोग थोड़ा बहुत देखें तो निकल कर आता है कि बीच में जो केंद्र में तो वो व्यक्ति को रखते हैं, फिर उसके बाद वो बताते हैं कि शक्तियों का बंटवारा इस प्रसाद होगा। जैसे व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद ग्रामीण स्तर पर हम लोग देखें तो सबसे पहले ग्राम स्तर है, व्यक्ति, फिर ग्राम स्तर, ग्राम स्तर के ग्राम के बाद हम लोग देखते हैं ब्लॉक आएगा, ब्लॉक के बाद जिला, ब्लॉक, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, फिर प्रांतीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर।
तो यहाँ पर केंद्र में तो व्यक्ति है, लेकिन ग्राम स्तर पर वो ग्राम शासन की बात करते हैं कि ग्राम पंचायत होगी, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर पर हम लोग देखें तो पंचायत समिति कार्य करेगी, पंचायत समिति। फिर जिला स्तर पर जाते हैं तो जिला परिषद, जिला परिषद। प्रांतीय स्तर पर जाते हैं तो यहाँ पर प्रांतीय सरकार हो जाएगी, प्रांतीय सरकार। फिर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन। संगठन। इस प्रकार के जो शक्तियों का भी केंद्रीकरण होगा, इसको वृत्त के रूप में हम लोग देखें तो ऐसे व्यक्ति केंद्र में आ जाता है। फिर उसके बाद ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर होती है। फिर जिला परिषद के रूप में देखें तो जिला स्तर पर जिला परिषद, फिर प्रांतीय सरकार, प्रांतीय स्तर पर प्रांतीय सरकार, फिर राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सरकार, और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो इस प्रकार से वो एक वृत्त के आधार पर बताते हैं, कहते हैं जो केंद्र में है वो व्यक्ति होगा और यहीं से शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा। गांधी का कॉन्सेप्ट देखें तो वो दलीय प्रणाली और संसदीय प्रणाली की घोर आलोचना करते हैं। संसदीय प्रणाली में जैसा कि हम लोग लास्ट वीडियो में देखा था कि ब्रिटेन की संसद को बांझ या वेश्या की बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं जो यहाँ पर शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा, जो लोकतंत्र है वो गांव से तालुका, तालुका से जिला और जिला से राज्य और राज्य से राष्ट्रीय स्तर, फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये शक्ति का धीरे धीरे बिखराव होगा। गांधी केंद्रीय जो व्यवस्थापिका है वहाँ के प्रत्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष जो चुनाव है उसके खिलाफ थे, क्योंकि इससे अनुत्तरदायित्व और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। यहीं पर जो सत्ता और संसाधन का बंटवारा होगा वो इस आधार पर होगा कि कौन सत्ता किसके हाथ में होगी और संसाधनों का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। इस व्यवस्था में केंद्र में तो व्यक्ति हो जाता है, और साथ ही साथ ये बताते हैं कि इसके अंतर्गत जो सत्ता का केंद्रीय जो पक्ष है वो एक आत्मनिर्भर गांव होगा, और ग्राम पंचायतों में जो पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, बल्कि और उसके बाद के जो पद हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। लेकिन निचले स्तर पर जो पहला यानी कि वो गांव स्वराज, ग्राम स्वराज या सर्वोदय की जो संकल्पना देते हैं वो यहाँ से निकलकर आता है। इसको बदलने की बात वो किए हैं। तो ग्राम स्वराज इस आधार पर उनका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पर आधारित हो जाता है। गांधी के अनुसार देखा जाए तो इन वृत्तों का जो बाहरी परिधि है वो आंतरिक के जो परिधि के स्तर हैं उनका, उनकी शक्तियों का विनाश नहीं करती है, बल्कि वो उनकी शक्तियों को बढ़ाती है, उन शक्तियों को, और उनके लिए, स्वयं के लिए और उन आंतरिक अंगों के लिए ही बढ़ाने का कार्य करती है। इनकी शक्तियों को कम करने या नष्ट करने का कार्य इन वृत्तों के द्वारा, इन अंगों के द्वारा नहीं किया जाता है। इस आधार ये था उनका लोकतंत्र का सामुदायिक सिद्धांत, जिसमें सत्ता और शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार छोटे स्तर से बड़े स्तर पर होगा और सभी स्तर यानी कि जो गांव होंगे वो स्वावलंबी या आत्मनिर्भर होंगे। आगे हम लोग देखते हैं इनका जो नई बेसिक या नई शिक्षा तालीम की बात करें, बेसिक शिक्षा, उसमें देखते हैं इनका नई या बेसिक शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट है। तो गांधी के अनुसार जो शिक्षा है वो मानते हैं कि शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, शिक्षा मातृभाषा में, मातृभाषा में हो, लोगों की समझ में आ सके, और हस्तकला और स्पेशली व्यवसाय से संबंधित शिक्षा देने की, कुटीर उद्योग, हस्तकला,
व्यवसाय और कुटीर उद्योगों की शिक्षा प्रदान करने की बात करते हैं, जिसमें व्यक्ति खुद आत्मनिर्भर और सक्षम बन सकेगा। ये उनकी नई शिक्षा तालीम के अंतर्गत आता है। इन्हीं के द्वारा बुनियादी शिक्षा योजना वर्धा में मतलब लाया जाता है। इनकी इस विचार को प्रोत्साहित करने के लिए एक समिति आई है, बुनियादी शिक्षा योजना समिति 1937 में। बुनियादी शिक्षा योजना समिति 1937 में लाई गई थी। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर हुसैन को बनाया गया था। इसको वर्धा योजना भी कहा जाता है। वर्धा योजना। डॉक्टर जाकिर हुसैन को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके साथ हम आगे देखते हैं गांधी का वर्ण व्यवस्था पर क्या विचार है। गांधी का वर्ण व्यवस्था पर कॉन्सेप्ट क्या है। तो गांधी जो है, गांधी भारतीय वर्ण व्यवस्था जो थी उसके समर्थक के रूप में जाने जाते हैं, उसका समर्थन करते हैं, क्योंकि गांधी का मानना था कि वर्ण व्यवस्था एक वैज्ञानिक व्यवस्था है जो वंशानुक्रम का नियम है, वो एक शाश्वत नियम है। क्योंकि वो कहते हैं, उनका मानना था कि अगर मनुष्यों ने अपने पैतृक कार्य को छोड़ दिया, उनका समर्थन करने का ये उद्देश्य था कि व्यक्ति जो है वो पैतृक जो उनका कार्य होता है उसको अगर छोड़ दे तो इससे स्वाभाविक कार्य प्रतिभा का विनाश होगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे कि वो जो व्यक्ति अपने कुल या जाति में रहकर जो कॉन्सेप्ट मतलब जो कार्य सीख लेता है वो इजीली सीख लेता है। जैसे वो बताते हैं कि जैसे कोई नाई का बेटा हो या कुम्हार का बेटा हो, वो अपने अनुभवों का लाभ उठाकर अपने घर परिवार के उन कार्यों को, क्योंकि उनके घर में वैसा कार्य हो रहा है, उन कार्यों को वो देखकर इजीली उसमें जल्दी ही विशेषज्ञ बन जाते हैं। तो इस आधार पर वो वर्ण व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं। जाति व्यवस्था का भी तो थोड़ा बहुत कह सकते हैं, मतलब जाति व्यवस्था का भी समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें से जो ऊंच नीच और भेदभाव की जो परिस्थिति है उसकी वो घोर आलोचना करते हैं, उसको नहीं स्वीकार करते हैं। और आगे अब हम लोग देखते हैं उनका जो इम्पोर्टेंट कथन है, कुछ उस कथनों को देख लें। मुख्य कुछ कथन है गांधी के द्वारा। तो गांधी का जो कॉन्सेप्ट रहा है वो धर्म और राजनीति को वो एक साथ मिलाते हैं। धर्म को राजनीति से अलग वो स्वीकार नहीं करते हैं, जैसा कि मैकियावेली और अरस्तू के द्वारा किया गया है। इन सब विचारों से वो अलग उसमें हटकर धर्म और राजनीति को एक मानते हैं। वो अपने राजनीतिक गुरु जो गोखले थे उनसे प्रेरित होते हुए, जैसे उन्होंने आध्यात्मिकरण का सिद्धांत दिया है, तो ये राजनीति को आध्यात्मिकरण और धर्म का लौकिकीकरण करते हैं। वो बताते, इनका कॉन्सेप्ट कथन है, इम्पोर्टेंट कथन है कि धर्म विहीन राजनीति मृत्यु का जंजाल है। राजनीति मृत्यु जाल के समान है, मृत्यु जाल के समान है। यानी कि वो धर्म को अलग नहीं स्वीकार करते हैं, धर्म को राजनीति से एक जोड़ते हैं। जैसा कि एक कथन उनका है कि मैं राजनीतिज्ञ में संत तथा संतों में राजनीतिज्ञ हूँ। और इसी से रिलेटेड वो बताते हैं, कहते हैं कि एक और कथन है कि मेरे लिए नैतिकता नीति धर्म परिवर्तनीय पद है। धर्म के बिना नैतिक जीवन उसी प्रकार है जिस प्रकार रेत से निर्मित घर बनाया जाता है। तो वो धर्म को राजनीति से अलग स्वीकार नहीं करते, क्योंकि कहते हैं वो धर्म लोगों को नैतिकता प्रदान करती है, नैतिक बनाती है। और वो कहते हैं कि जो आगे एक और कथन है, कहते हैं कि जो नैतिक रूप से गलत है वो कभी भी राजनीतिक रूप से सही नहीं हो सकता है। इस प्रकार से वो उनका ये जो कथन है, इन कथनों से उनका धर्म और राजनीति के एकत्रीकरण की जो संकल्पना है वो स्पष्ट होती है। और एक कथन है उनका कि स्वराज्य
स्वराज ब्रिटिश जो संसद है उसका उपहार नहीं होगा, वह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की, ब्रिटिश संसद का उपहार नहीं होगा, बल्कि वह भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति होगी। वो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये इनका कथन जुड़ता है, जिसमें वो बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो आज़ादी दे रही है तो वो उपहार उसका नहीं है, बल्कि वो भारत की पूर्ण अभिव्यक्ति की घोषणा होगी। और कुछ कथन है, जैसे वो कहते हैं कि मैं मिट्टी के कण से कई कांग्रेस खड़ी कर सकता हूँ, अहिंसा के साथ सत्याग्रह को मिला दे तो विश्व आपके कदमों में होगा। ये उनके कुछ मुख्य कथन हैं। लेकिन एक और कथन यहीं पर रिलेटेड है कि 30 नवंबर 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। तो उनकी मृत्यु के बाद ही आइंस्टीन ने कहा था कि भावी पीढ़ी जो है, वो आने वाली भावी पीढ़ी जो है वो कभी भी इस बात को नहीं स्वीकार करेगी कि उनके यहाँ पर एक हैंड मास का व्यक्ति कभी भी इस भूमि पर रहा है। तो ये रहा उनसे रिलेटेड कुछ कथन। और यहीं पर हम लोग देखें तो गांधी का जो राष्ट्रवादी है, तो वो संकीर्ण राष्ट्रवादी पे नहीं कहते हैं, वो कहते हैं, एक और कथन है, वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रवाद के बिना अंतर्राष्ट्रीयतावाद की तरफ जा ही नहीं सकता है, वो उससे जोड़ कर देखते हैं, लेकिन संकीर्ण राष्ट्रवादिता का वो आलोचना करते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी का जो विचार रहा है वो हम लोगों ने फर्स्ट 1, 2, 3 पार्ट में करके डिटेल में अच्छे से समझ चुके हैं। अब इससे अगर हम लोग देखें तो ढेर सारे क्वेश्चन कवर किए जा सकते हैं, जैसे उनके साधन साध्य से संबंधित जो क्वेश्चन रहा है, इनके स्टेटमेंट से, इनकी बुक से ढेर सारे क्वेश्चन हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देख के पढ़ते रहिए। और आगे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट विचारक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।